सीएस प्रीलिम्स परीक्षा सीरीज में ये आज हमारा लास्ट पेपर है 2021 का। इससे पहले आपने देखा होगा हमने पेपर डिस्कस किए 1992 से लेकर 2018 तक के पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और आज ये लास्ट पेपर है 2021 का। इसके बाद इसके साथ साथ में हम क्या काम कर रहे हैं कि दिशा पब्लिकेशन का 32 ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। जो भी आरपीएससी ने राजस्थान में जो भी पेपर हुए हैं उन पेपरों में राजस्थान स्पेशल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी दोस्त अभी इस सीरीज़ को देख रहे थे वो जाकर आरपीएससी की ये दिशा पब्लिकेशन की सीरीज़ को देख लें, क्योंकि राजस्थान से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान स्पेशल से, चाहे वो हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, पॉलिटिकल साइंस रहे, इकोनॉमिक्स रहे या फिर करंट अफेयर रहे राजस्थान स्पेशल का। तो उनमें से आपके मान के चलो कि 25 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे उस सीरीज़ से। तो अभी भी जिन दोस्तों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है प्लीज़ उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, और जिन दोस्तों ने साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। अब इसके बाद में क्या काम करेंगे हम, क्योंकि अगर ये जैसे ही खत्म होता है पेपर उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। डेली एक पेपर लेकर आएंगे, डेली एक पेपर प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन का रहेगा। तो उससे होगा क्या कि आपकी डेली की प्रैक्टिस चलती रहेगी और साथ साथ में हम राजस्थान स्पेशल का भी कराते रहेंगे। और उसके साथ में भी अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में भी अगर अभी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएँ। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आहड़ संस्कृति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यानी कि कॉपर की स्मेल्टिंग करना जानते थे। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये लोग चावल से परिचित थे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो तीसरी बात ठीक है। चौथा देखते हैं, यहाँ से काले लाल ये मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो देखिए बी जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, बी जिसमें आएगा गलत हुआ, और बाकी ए स्टेटमेंट ठीक था, हमने देखा ही था। तो ए सी डी हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ए सी डी हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं, देखिए आहड़ संस्कृति जो थी एक ताम्र पूर्व पाषाणिक संस्कृति थी जो दक्षिणी पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के तट पर यह विकसित हुई थी। अब इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका बनास संस्कृति। तो ये देखिए ये तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो बाकी आपने देखा होगा ये कृषक पशुपालक भी थे, वे गेहूं, जौ, धान, चना, मूंग आदि की खेती करते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो पहला ही है, इसमें पहला बिराही है, दूसरा मुद्दग है, तीसरा यब है और चौथा इक्षु है। तो जहाँ तक बिराही की बात करें तो हम ये इसके आगे आएगा चावल। बिराही के आगे देखा आपने चावल, मुद्दग के आगे मूंग और यब के आगे ये जब और इक्षु के आगे गन्ना। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो गया डी सही। चलिए आप इसको देख सकते हैं, बिराही चावल, मुद्दग मूंग, जब और इक्षु गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? पहला देखते हैं अनेकांतवाद, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, पहला ठीक है। दूसरा देखते हैं सर्वष्टिवाद, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तीसरा देखते हैं शून्यवाद, तो ये भी संबंधित नहीं है। बाकी ये है सियादवाद, तो ये संबंधित है। तो पहला और चौथा इसमें संबंधित है, तो आपका आंसर आ गया ए। अब बात करते हैं फिर ये शून्यवाद और ये सर्वविष्टवाद किससे संबंधित है? तो ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला है इसमें देखिए सूची 1 में तीर्थंकर दे रखे हैं और दूसरे में सूची में दे रखे हैं उनके संज्ञान। तो जहाँ तक पहले की बात करें हम पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ के आगे क्या आएगा? तो इनका प्रसिद्ध चिन्ह था, इनका चिन्ह था क्या? सांप, यानी कि सांप। तो पहले के आगे तीसरा, तो ये तीसरा एक में ही है। दूसरे की बात करें आदिनाथ की, तो आदिनाथ के आगे ये ऋषभ। तीसरी बात करें महावीर की, महावीर के आगे सिंह,
और बात करें हम शांतिनाथ की, तो शांतिनाथ के आगे आएगा हिरण। अगर आपको एक भी पता होता महावीर का ये चिन्ह तो सिंह आया था, तो इसका आंसर आप इजीली पकड़ सकते थे, तो डी आंसर इसका आ गया। क्लियर है। पार्श्वनाथ के आगे सर्प और आदिनाथ के आगे ऋषभ, महावीर के आगे सिंह, शांतिनाथ के आगे हिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये परखम से प्राप्त हुई थी। ये कहाँ से? परखम कहाँ पे? तो परखम है मथुरा के परखम से मौर्यकालीन मणिभद्र यानी कि यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो अभी कहाँ पर रखी गई है? ग्वालियर के खुजरी, ये गुजरी संग्रहालय में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बयाना दुर्ग स्थित बरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये किस काल का है? ये गुप्त काल का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बयाना दुर्ग स्थित बरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ गुप्त काल का है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरिक यज्ञ के समापन के पश्चात इस स्तंभ को बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है। देखिए पहले में स्टेटमेंट, दूसरे में कथन फिर दे रखे हैं। स्टेटमेंट क्या है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमूल्य अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की है। अब इसमें देख लेते हैं, इसके कथन देख लेते हैं। कृष्णदेव को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देख लिया हमने कि कौन से मतलब कुट सही हैं, तो इसमें से तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उनके दरबार को ये अल सानी पेडना नामक राजकवि सुबोधित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है? तो इसमें केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखिए विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। उनके दरबार में अल्लसानी पेडन्ना नामक राजकवि ये सुबोधित था, जो संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का ज्ञाता था, तमिल का नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा तमिल, तो ये आंसर गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है कि बखनजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो इनका संबंध था ये दादू पंथ के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये किसने किया था? ये किया था आपका वीरेशलिंगम द्वारा। वीरेशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म की स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है कि 1871 में की गई थी, जबकि ये गलत है। यहाँ पे कि 1878 में की गई थी, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से की गई थी? तो ये की गई थी 1909 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। कब? 1909 में की गई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा। कहाँ पे? बेंगलोर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 पे दी हुई है यहाँ पे। तो देखिए एक तरफ तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है और दूसरी तरफ व्यक्ति हैं जो इससे रिलेटेड थे। तो पहले का देखते हैं, हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन रिलेटेड थे? यहाँ थे जतेंद्र दास मुखर्जी थे। दूसरी लाहौर षड्यंत्र की बात करें तो यहाँ से राजगुरु संबंधित थे। दिल्ली षड्यंत्र से आपने देखा होगा मास्टर हेमचंद थे, और अलीपुर से अरविंद घोष थे। चलिए देख लेते हैं अब इसमें। देखिए हावड़ा से कौन थे? जतेंद्र दास मुखर्जी। तो इसका आपका ये आंसर आ गया सी। वहीं बात करें लाहौर षड्यंत्र से, तो इनकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, डेट भी कभी हो सकता है मैच करा ले। दिल्ली ये लाहौर षड्यंत्र से राजगुरु संबंधित थे, दिल्ली षड्यंत्र से ये मास्टर हेमचंद्र, अलीपुर षड्यंत्र से अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बतलाइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया, 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो कौन थी ये? रमा देवी थी। रमा देवी ने 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में 1930 में वे 1932 में सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था इन्होंने, बाद में जेल चली गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह घटना है गोहपुर की।
क्लियर है। तो ये कब की बात है, ये है 1942 की बात है। उन्हें देखिए बीरबाला के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट है, दोड़ा बेटा चोटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में। दोड़ा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिमी घाट में। नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, कितने मीटर की, ये 2637 मीटर की है। और यहीं पे उदंगमंडलम या ऊटी स्थित है। दक्षिण भारत की जबकि सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नाईमुड़ी है वो कहाँ पे, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामालाई पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी, अन्नाईमुड़ी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए एक तरफ तो नदी है और दूसरी तरफ सहायक नदी है। अगर आपको एक भी पता होगा इसमें तो आप इजीली मिला सकते हैं। तो गोदावरी की आपको पता होगा पेनगंगा है, गोदावरी के आगे आप पेनगंगा कर देंगे तो पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा देखिए एक में ही यहाँ पे इजीली पकड़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं पता आपको तो महानदी के आगे आपको पता होगा महानदी की शिवनाथ त्रिपुटी है। अगर ये भी आपको नहीं पता तो उसके बाद में अब ये आपको पता हो ये दामोदर की बराकर है और कावेरी की भवानी है, कबानी भवानी सब इसकी होती हैं। क्लियर है। गोदावरी की पेनगंगा हो गई, महानदी की शिवनाथ हो गई, दामोदर की बराकर और कावेरी की भवानी हो गई। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला है मैग्नीज बेलेडिला, दूसरा बॉक्साइट लोहरदगा, तीसरा लोह कोडरमा और अबरक तलचर। तो इसमें केवल और केवल दूसरा सही है। आपने देखा होगा कि बेलेडिला लोहे के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए नहीं। मैग्नीज के लिए क्या फेमस है, बालाघाट मध्य प्रदेश ये फेमस है। बॉक्साइट के लिए बात करें लोहरदगा झारखंड फेमस है इसके लिए, और लोहे की बात करें सिंगमुंग झारखंड, अबरक के लिए कोडरमा झारखंड फेमस है। चलिए नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है इसमें कौन सा। तो नेक्स्ट में सही सुमेलित करना है। देखिए मांडो की पाल किस लिए फेमस है, ये फ्लोस्पार के लिए फेमस है, फेल्सपार के लिए नहीं, तो ये गलत है। दूसरा तलवाड़ा किस लिए फेमस है, तलवाड़ा मैग्नीज के लिए फेमस है, तो सीसा के लिए नहीं है। खेरवाड़ा की बात करें तो खेरवाड़ा ये एस्बेस्टस के लिए फेमस है, तो तीसरा ठीक है। जबकि बात करें ऋषभ देव की तो ये किस लिए फेमस है, ये एस्बेस्टस के लिए फेमस है, तो ये भी गलत है। तो इसमें देखिए जिसमें सी आ गया वो आपका आंसर सही है, सी आया ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे बताना है कूट के हिसाब से कि कौन सा इसमें से ठीक है। तो पावागढ़ का आपने सुना होगा, पावागढ़ किसके लिए, सौर ऊर्जा के लिए, पावागढ़ सौर ऊर्जा। तो पहले का दूसरा देखिए एक में ही आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। क्लियर है। वहीं पे बात करें तातपानी की, ये तातपानी किस लिए, तातपानी आपका फेमस है भूतापीय ऊर्जा के लिए, तो भूतापीय ऊर्जा आ गया आपका। और मुपंदल किसके लिए, तो मुपंदल है पवन ऊर्जा के लिए, मुपंदल पवन। उसके बाद में काकरापार तो आपको सबको पता है कि परमाणु आणविक षडयंत्र के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला देखते हैं स्थलाकृति और दूसरा देखते हैं महाद्वीप, कौन सी स्थलाकृति कौन से महाद्वीप में है। एकांगुआ आपने सबने सुना होगा कहाँ पे, ये दक्षिणी अमेरिका में है। एकांगुआ कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका। तो पहले का चौथा आ गया, पहले की चौथा 2 में है, तो ये कटा, उसके बाद में 2 आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करें मेसेटा की, तो मेसेटा कहाँ पे, ये यूरोप में है, तो यूरोप आ गया, यानी कि 20 का तीसरा, तो 20 का तीसरा आ गया, तो आपके पास में ये ऑप्शन आ गया। जबकि अगले की बात करें, ये सेरेनगेटी मैदान कहाँ पे, ये अफ्रीका में है, सेरेनगेटी मैदान कहाँ पे, अफ्रीका में। और गिब्सन तो आपको बताइए सबको ऑस्ट्रेलिया में है, तो डी का आपका पहला आ गया। चलिए डी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए बालखस कहाँ पे, कजाकिस्तान में है। वहीं पे बात करें इसमें टीटीकाका कहाँ पे है, तो टीटीकाका आपका बोल्विया पेरू के तट पर है, बॉर्डर पर। वहीं बात करें हम तीसरी, इरी कहाँ पे है, तो इरी आपके यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर। बेकाल कहाँ पे है, तो बेकाल ये यूक्रेन में नहीं है, बेकाल कहाँ पे, ये रसिया की झील है, रसिया में है, तो यही गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डेट राइट आप जानते होंगे ऑटोमोबाइल के लिए है, ये सही सुमेलित है। दूसरा बात करें आप गोरना या शौर्या, तो ये कहाँ पे है, ये किस लिए फेमस है, ये कोयले के लिए फेमस है, तो कोयले के लिए फेमस है ये, तो ये आपका गलत हो गया। अनसन लोहाबे इस्पात के लिए फेमस है, याकोहामा जलप्रपात निर्माण के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना आपको। सूची 1 में क्या है कि सूची 1 में अध्यक्ष दे रखे हैं, संविधान समिति
संविधान सभा समिति दे रखी है और दूसरे में अध्यक्ष दे रखे हैं कौन थे। तो इसमें से अगर आपको एक भी पता है, सपोज करो प्रारूप समिति का पता है आपको, प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर आ गया। उसके बाद आपको संघ समिति का पता, जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति का जवाहरलाल नेहरू लगा दिया। तो यानी कि डी का पहला आया, तो डी का पहला देखते हैं किसमें, डी का पहला सभी में है। अब संघ समिति का देखते हैं, सी का, संघ समिति के कौन, जवाहरलाल नेहरू, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा किसमें, देखिए ये गया आपका और ये गया। उसके बाद देखते हैं कार्यालय समिति के के एम मुंशी थे, कार्यालय समिति के थे के एम मुंशी, तो ए का बी का हो गया, बी का हो गया आपका तीसरा। और मूल अधिकार के कौन थे, मूल अधिकार की बात करें तो इसके थे आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल, ये आ गया पहले का चौथा। अब देखते हैं कौन से में, पहले का चौथा आ गया। उसके बाद में बी का तीसरा, कार्य संचालन समिति का आपका आ गया तीसरा, बी का तीसरा। उसके बाद में सी का, सी में कौन सा है, संघ समिति, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आपका पहला ही आंसर आ गया, पता नहीं लेकिन आयोग ने क्यों डिलीट कर दिया। देखिए कार्य संचालन के कौन थे, के एम मुंशी, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अम्बेडकर, बट आयोग ने इसको बाहर कर दिया था। अगर आप देखें तो मौलिक अधिकारों के लिए कौन थे, ये सरदार पटेल थे। चलिए यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है। तो ये बात कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण, ये तो है। दूसरा, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रचारित करना, ये बात भी ठीक है। तीसरा, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, ये भी ठीक है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये इसमें नहीं है प्रोविज़न। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नागरिक चार्टर के बारे में आपने सुना होगा, तो 6 मूल तत्व होते हैं इसका। विजन में मिशन, संगठन द्वारा किए गए कारोबार के ब्यौरे, ग्राहकों के ब्यौरे, प्रत्येक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे, शिकायत निवारण तंत्र और उस तक पहुंचने के ब्यौरे, और ग्राहकों से ये प्रत्याशाएं। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया। तो आप सब जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की। ये क्वेश्चन अभी तक एक रिपीटेड क्वेश्चन आया है। कब शामिल किया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को शामिल किया गया था। भाग 4 में, 4 के कै में, अनुच्छेद 51 के कै में शामिल किया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने, 11 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का ये सुमिलित युग्म बताइए कौन सा है। तो देखिए आपने सबने देखा है कि ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 41 में नहीं है, आर्टिकल 40 में है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं कृषि एवं पशुपालन का, ये कौन से में है, ये है आपका 48 में, तो यहाँ पर 43 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये 42 में नहीं है, 39 के क्या में है ये। क्लियर है, ये किस में है, 39 में है, ये 42 में नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब लास्ट बचता आपका पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, तो यही बात ठीक है, तो डी आपका ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे, तो ये तो बात ये ठीक नहीं है। दूसरा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण कार्रवाई करे, तो दूसरा बात ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। तो किसकी राय लेता है, ये लेता है निर्वाचन आयोग की राय। कौन, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम कौन सा है, तो ये बताना आपको। देखिए तो सबसे पहले इनमें से कौन से, HL दत्तू थे, फिर TS ठाकुर, फिर जगदीश सिंह खेर आए थे। तो ये पुराने क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट बार में पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। दूसरा देखते हैं, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट ठीक है और इसका ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर आ गया बी।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे पूछे कैग के बारे में तो कैग का प्रोविजन कहाँ पे 148 में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्या, पहला है सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा, हमारे लोकतंत्र को एक ऐसा बनाना ताकि वास्तव में लोगों के लिए काम करे, दूसरा भी ठीक है। तीसरा है समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, तो ये तो कोई इसका उद्देश्य नहीं है, नागरिकों को सशक्त करना, लेकिन इसमें ऐसा पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को सशक्त नहीं करना है इसका मकसद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो कौन सा था ये, तो ये था आपका 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो ये इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से शुद्ध आय। दूसरा है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ये हस्तांतरण भुगतान। और तीसरा है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास, तो ये तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है। ये देखिए इसमें क्या है कि जिस वर्ष की कीमतों का ये उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है तो उसको आधार वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, तो कौन है, आगरा इसमें स्थित है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में हमने कराया था। चलिए नेक्स्ट है, ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो क्या गैस एवं जलापूर्ति को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाबी एमजी ये क्या है, नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी में मुख्यतः होता है, तो क्या होता है, मीथेन होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो साइंस में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि दुर्दम यानी कि मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो कैसे, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो ये किसको संक्रमित करता है, तो ये जो है किसको, ये ब्रेन को यानी कि मस्तिष्क को संक्रमित करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि के डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो कैसे, ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो भी इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि डैश डैश एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश डैश है, तो क्या है, अगर RH निगेटिव है उसका और अगर उसकी माता का RH ये सहित है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो किसको, डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइसोमी ये 21। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जेनेटिक रोग नहीं है, तो कौन सा, ये म्यूकोराइकोसिस ये जेनेटिक रोग नहीं है। बाकी रेबीज हो गया, प्लेग हो गया और ये सार्स हो गया, ये तीनों ये जेनेटिक रोग हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो विटामिन ए और सी वसा में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी, मुर्गे की किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16:9 के चित्र में अभिमुखता अनुपात यानी कि पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन यानी कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 पी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स। चलिए नेक्स्ट है, मोइम्स का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है कि माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है कहाँ पे, ये है आपका जोधपुर में। ये कब बना था, 1983 में बनाया गया था ये।
क्वांटम डॉट क्या है ये? तो ये क्या है? ये है अर्धचालक नैनो संरचना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या है कि इसका बलस्य मूल विज्ञानम, बलस्य मूल विज्ञानम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट ये जी सेट उपग्रह संचार हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता है? तो कौन सा? MF प्रयोग में नहीं लिया जाता है। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो कहाँ पे? ये समुद्री में पाया जाता है, बायोमास का उल्टा पिरामिड। अब राजस्थान संभालने के आने के क्वेश्चन देख लेते हैं। रूमा देवी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। तो ये बात ठीक है। वे खेतड़ी गांव में पली बड़ी हैं। तो ये भाई ये तो बात गलत है। तो ये कहाँ पे? बाड़मेर जिले के रापसर गांव में पली बड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ तो फेस्टिवल है और दूसरी तरफ डेट ऑफ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन दे रखा है इसमें। तो बात करते हैं हम बूंदी की कजली तीज। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका, ये भादो माह में मनाया जाता है। आप जानते होंगे भादो माह में मनाया जाता है, यानी कि पहले का आपका पहला आ गया। पहले का पहला देखिए 2 में है, तो ये गया आपके पास में 2 ऑप्शन बचे। दूसरे की बात करते हैं, होली कब मनाई जाती है? तो फागुन में मनाई जाती है। कब? फागुन में। तो दूसरे का दूसरा। तीसरे की बात करते हैं हम, ये पर्यावरण पर्व कब मनाया था? तो ये भी भादो में मनाया जाता है, ये भी भादो माह में मनाया था। तो तीसरे का तीसरा आपका बी आंसर आ गया। ठीक है। लास्ट की बात करें, गणसौर कब मनाया था? चैत्र माह में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के रीति रिवाजों में ये आडो क्या है? तो आडो क्या है? ये विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है, आडो। चलिए नेक्स्ट है, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम बताना है आपको क्या है? तो उस मंदिर का नाम है तीज मांझी का मंदिर, तीज मांझी का मंदिर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है इसमें नेह तरंग, तो सबाई तो पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। तो ये नेह तरंग ये यहाँ पे बताया कि सबाई प्रताप सिंह ने, ये इसने नहीं लिखी है। बाकी बात करें नाम दमन की, ये झूलन लिखा है, रणमल छंद लिखा श्रीधर व्यास ने, और भाषा भूषण लिखा है महाराज जसवंत सिंह ने। तो इसमें पहला आपका गलत है। तो ये किसने लिखा था? राजा राव बुद्ध सिंह ने लिखी थी ये। चलिए नेक्स्ट है, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में, टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ तो युद्ध दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपका ईयर दे रखा है। तो देखिए गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1519 में लड़ा गया था। दूसरी बात करें हम, ये सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया। सुमोल का युद्ध 1544 में, साहिबा का 1541-42 में। तो हमने बताया था कि आप ऐसी ट्रिक लगा के इसको कर सकते हैं। तो देखिए 1-1-2 में दे रखा है, तो आपका आंसर इनमें से रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 2 कट गए। उसके बाद में देखिए सहारनपुर का युद्ध हुआ था ये 1437 में। तो आपका दूसरे का तीसरा आ गया, तो भी आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। पहले में है लोक वाद्य यंत्र और दूसरे में ये कलाकार। तो बात करें हम जहाँ तक भपंग की, भपंग के कौन है कलाकार? तो इनके कलाकार हैं जहूर खां। तो इनको मिलाना जहूर खां से। तो जहूर खां कौन सा है? पहले का दूसरा। तो हमने बताया था पहला दूसरा, देखिए पहले का दूसरा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब बी को इसको तो काट देंगे क्योंकि यहाँ पे 2-2 सेम दे रखें। तो आपका आंसर उनमें से रहने वाला है। दूसरे की बात करें हम नड़ की, तो नड़ के कौन है? ये है कर्णा भील। नड़ के कर्णा भील आपका आ गया तीसरा। तो आपका पहला ये आंसर आ जाता है। वहीं बात करें अलगोजा, तो अलगोजा के हैं रामनाथ चौधरी और खड़ताल के हैं सादिक खां। खड़ताल के कौन है? ये हैं सादिक खां। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो यह है बीकानेर में। कब बनी थी? 1983 में बनाई गई थी ये। चलिए नेक्स्ट है, समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। ये क्या नाम था? मजरूल सरूर नाम था।
अब ये दो भाषाओं में प्रकाशित होता है, एक तो हिंदी में और दूसरा उर्दू में। एक चीज़ और, यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विभाग के प्रकलन समिति के निर्माणाधीन नहीं है? तो किसके? ये है गृह विभाग के निर्माणाधीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको? तो राज्यपाल के समक्ष ये पेश करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति ये नाम निर्देशित किए जा सकते हैं? तो अधिकतम है 8 व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 2009 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे? आपके ये हरिदेव जोशी और ये भैरव सिंह शेखावत और तीसरे बरकतुल्ला, जबकि टीकाराम पालीवाल रहे थे। तो आपका ये आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो कौन कौन है? तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका बी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये किया था 89 को। कौन सी धारा को? 89 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट कर दिया गया था कमीशन द्वारा। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। भाई ऐसे अगर डिलीट ही करना तो फिर पूछते क्यों है? चलिए फिर भी नेक्स्ट देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला ही कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में किया गया था। तो क्या बात ठीक है? तो ये हुआ था जुलाई 1994 में। तो देखिए महीने में आपको कंफ्यूज कर दिया और आप हो गए यहाँ पे कंफ्यूज। तो ये हुआ था जुलाई 1994 में। पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आया है उसको कट कर दो। अब बचा आपके पास दूसरा। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो आपका बी आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इसका गठन जो है अनुच्छेद 243 के जेड ए के तहत जुलाई 1994 में किया गया। एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली, यह एकल सदस्य आयोग है। कई जगह स्टेटमेंट में आपको बहुत सदस्य आयोग दे देगा तो आपको कट कर देना है उसको। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता पर बताना है आपको कौन सा है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। इसमें भी कई चीज़ें गलत थी। तो जिसकी वजह से देखिए 19 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा उड़ान योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत राज्य स्तर पर 2 एवं जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। लेकिन इसमें कोई भी विकल्प गलत नहीं है। मतलब चारों बातें ये ठीक हैं। तो अब गलत पहचानना था आपको। तो ये चारों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य के अन्य मुकदमा संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। विशाखा गाइडलाइन तभी दी गई थी। क्लियर है? कब? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब? ये किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए पहला राजस्थान में कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे वो विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर प्रथम राज्यपाल हो, प्रथम मुख्यमंत्री हो, प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष वहाँ से रही हो, तो कोई भी प्रथम रहा होगा ना, तो आपको पॉलिटी में उसको देखना ही है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो कौन थे? जस्टिस फारूक हसन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस जिले में उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो कौन सा जिला? ये सिरोही जिला है।
चलिए नेक्स्ट है, गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर में स्थित है, गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी भाई, ट्रिक का इस्तेमाल करना। देखिए जिसमें पहला में 2 कॉमन दिखाई दे ना, आपको आंसर वही सिलेक्ट करना है। तो ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। अब आंसर आपको इसमें से टिक करना है, तो कोई भी अगर टिक करके आओगे तो आप 50-50 का रेशियो रहता है आपका सही गलत होने का। अगर सपोज करो आपको इसमें कुछ भी नहीं पता, पर्यटक स्थल और ये स्थिति कहाँ कहाँ पे है, फिर आपको कैसे टिक करना है। फिर मैंने कहा ना कि आप सेम देखो, 99% होता है कि आपका आंसर उसी में से रहता है। फिर ये चलिए देखते हैं, अगर हम पर्यटक स्थल लालगढ़ की बात करें तो लालगढ़ कहाँ पे है? यह है बीकानेर में, लालगढ़ है बीकानेर में, यानी कि पहले का तीसरा। अगर बात करें त्रिपुर सुंदरी की, तो त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा में, ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, बी का चौथा, तो आपका ये आंसर आया था तीसरा। वहीं बात करते हैं हम गागरोन किला की, तो गागरोन किला है झालावाड़ में, कहाँ पे? झालावाड़ में। और नाकोड़ा कहाँ पे है? नाकोड़ा आपका बाड़मेर में, तो नाकोड़ा के आगे आगे बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की विशेषताएं बतानी। देखिए इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो जैसे ही सहायक नदियां बताई इसने, बेड़च और कोठारी, तो आप समझ जाओ कि बनास की बात कर रहा है। क्लियर है? अब कहाँ से निकलती है आपको पता लग गया, इसका उद्गम कहाँ से है? कुंभलगढ़ जिले, ये किले के निकट से अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? राजसमंद जिले से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बनास की अन्य सहायक नदियाँ वो भी देख लेनी। बेड़च हो गया, कोठारी हो गया, मोरेल हो गया, मानसी हो गया, खारी हो गया, धुंधडील हो गया, डाई हो गया, तो ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में इसको राजस्थान को बांटा है। अगर बात करें तो ये बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो ये CWG भरतपुर में है, तो ये बात ठीक है, भरतपुर इस क्षेत्र में आता है। वहीं बात करें BWHW बाड़मेर, तो ये इसका गलत है। यहाँ पर बाड़मेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो आपका बनास नदी। देखिए बेड़च, कोठारी, मोरल इसकी सहायक नदी है, तो कौन सी नदी है? बनास नदी है। बनास की अन्य सहायक नदी देख लेते हमने, बेड़च, कोठारी, मोरल, मासी, खारी, धुंध और डाई। अब देखते हैं, देखिए कोपन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? देखिए CWG प्रकार की, ये भरतपुर साइड में, यानी कि जो भी पूरब में है राजस्थान के, तो वहाँ पे CWG टाइप की जलवायु। भाई बात करें सबसे पश्चिम में कौन सी है, तो सबसे पश्चिम में यह है BWHW, बट ये बाड़मेर में नहीं, जैसलमेर में है, और ये बीकानेर में है, तो ये आपका बी गलत हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें गंगानगर में, तो गंगानगर में कौन सी? BWHW, तो ये आपका सी भी गलत हो गया, और डी आपका ठीक है, तो आपका आंसर आ गया यानी कि AD। तो कोपन की जलवायु देख लेते हैं हम, तो CW ये जी प्रकार की जलवायु सबसे पूर्व की जो जिले हैं इधर के, भरतपुर, अलवर, करौली, तो इधर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें AW प्रकार की, तो उष्ण कटिबंधीय आदि जलवायु है ये, इसको सामान्य प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर? डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ये पाई जाती है। वही बात करें BWHW की, तो शुष्क मरुस्थल यानी सबसे पश्चिम में जो जलवायु है इसको कहते हैं BWHW की। तो यहाँ पर गंगानगर हो गया, चूरू, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बीकानेर में ये पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें BSHW, तो इससे पश्चिम से थोड़ा सा पूर्वी साइड में मिलती है। तो यहाँ पे ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु कहते हैं इसको। कहाँ पे? घग्गर बेसिन में, लूनी बेसिन में, नागौर बेसिन में, शेखावटी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है, थार मरुस्थल के भाग हैं। कौन कौन से भाग है थार मरुस्थल के? आपका गोडवाड़ प्रदेश हो गया, दूसरा शेखावटी प्रदेश हो गया, और तीसरा बनास का मैदान नहीं है, बाकी घग्गर का मैदान है। तो ABD आपका आंसर आ जाता है। बनास का मैदान कहाँ पे? बनास का मैदान अरावली पर्वतमाला के पूर्व में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में सर्वाधिक हैं? तो ये कौन से जिले हैं? ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था, तो डिलीट करने का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहता है, तो आप टेंशन ना लें, ज़्यादा सीरियस ना लें। तो पहला देखिए डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर में 994 लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। और सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम है धौलपुर में 846। राजस्थान का टोटल लिंगानुपात देखें तो 928 है। आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, आपकी मौज आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत कौन सा है? कौन सी? ये अनुसूचित जनजाति यानी ST के मामले में पूछ रहा है। दूसरे स्थान पर वो भी, तो दूसरे स्थान पर कौन है? डूंगरपुर है। डूंगरपुर दूसरे स्थान पर है।
अगर बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर बांसवाड़ा। अगर पहला स्थान पूछता तो आप कहते बांसवाड़ा है, दूसरा स्थान पूछ रहा तो डूंगरपुर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बांसवाड़ा में 76% है, डूंगरपुर में 70%। अगर बात करें कि न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम है बीकानेर में 0.3%। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें मैंने कहा था कि आपको पहले ये देखना कि दो कॉमन किस में आ रहे हैं। तो पहला गया आपका, तीसरा गया। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं। तो सूचीबद्ध देखिए जिला है और ये प्रमुख उद्योग है। बात करें हम उदयपुर की, तो उदयपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? उदयपुर का प्रमुख उद्योग है आपका ये सीसा और जस्ता। तो पहले का चौथा गया। वहीं बात करें नागौर की, नागौर का ये प्रमुख उद्योग कौन सा है? नागौर का प्रमुख उद्योग है ये सफ़ेद सीमेंट। वहीं बात करते हैं अब भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा का कौन सा है? तो भीलवाड़ा का है आपका ये वस्त्र उद्योग। वहीं बात करें कोटा, तो कोटा रसायन उद्योग। चलिए देखते हैं, उदयपुर सीसा, नागौर सफ़ेद सीमेंट, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग, कोटा रसायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना कितना परसेंट रखा गया था? 14.32% रखा गया था। अभी हमें करंट का देखना है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। तो इसमें देखिए पहले कथन गलत है। इस योजना का नारा अपनी योजना अपनो विकास है, जबकि इसका नारा क्या है? इसका नारा है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के संदर्भ में अपनी योजना अपनो विकास योजना का नारा नहीं है। वित्त मंत्री इसका कोई ऐसा नारा ही नहीं था। तो इसका बजट देख लेते हैं। 40 और 60% इसका ये रखा गया है। 40 केंद्र देगा और मतलब 60 केंद्र देगा और 40 राज्य देगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है? तो किसको? आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? तो 40% राजस्थान सरकार का हिस्सा है। ये 60 का और 40 का अधिकतर रेशियो रहता है, 60 केंद्र और 40 राज्य का। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी। अभी हमने बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, तो आप वहाँ से इसको देख लो, क्योंकि बजट इकोनॉमिक सर्वे से जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर मरु त्रिकोण का भाग है, जबकि बाड़मेर इसका भाग नहीं है। तो कौन से डेजर्ट ट्रायंगल के भाग हैं? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो भारत में कितनी है? भारत में आपके 39, वहीं पे राजस्थान में कितनी? 43 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्तर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो भाई उस टाइम पे थी 72,000। ये पुराना क्वेश्चन है, तो हमें नए की डिस्कस करनी है अभी। चलिए नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान ये स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये 4.5 लाख है। बजट में कुछ अमेंडमेंट किया गया हो तो हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। किसको? झालावाड़, बारां, कोटा जिले को प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो यह है रोहिड़ा। चलिए नेक्स्ट, राजकीय की पूछ रहा है, राजकीय पुष्प पूछ रहा, पशु नहीं, पुष्प। वृक्ष कौन सा है? वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। पशु तो आपको पता ही है कि ऊँट है। चलिए नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में कौन से जिले में बहुत घना जंगल न्यूनतम है? तो देखिए अभी हमें देखना है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना? 4.87% है। यहाँ पर क्या राजस्थान में वन क्षेत्र के बारे में बात करा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। ये उदयपुर में थी। क्लियर है? तो उदयपुर में थी, बट ये क्वेश्चन क्यों डिलीट किया गया? मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए तर्क शक्ति परीक्षण के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनको आपको खुद से सॉल्व करना, बाकी हमारी टीम कल को इसको सॉल्व करा देगी। सारा जितने भी 2013 से लेकर अब तक के जो भी मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन, चले कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि
कुछ तर्क दिए गए हैं, उसमें से कौन सा मजबूत है ये देखना है। तो क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के लिए नियम कठोरता से पालन करना चाहिए? तो इसमें पहला तर्क है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है और इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। अगर विवेक पर छोड़ दिया तो लोग जो है अपनी फंटी और फंटुओं को लेकर डेली जाया करेंगे रोड पे बिना हेलमेट के, तो उनका कोई चलान नहीं, कोई वो नहीं, तो डेली मृत्यु के मामले में ऐसे हम पहले स्थान पर आते हैं और फिर पहले से भी और ऊपर आ जाएंगे। तो ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, हाँ यह नियम और नियमों का पालन कड़ाई से सभी को करना चाहिए, तो ये बात ठीक है, जब तक कड़ाई नहीं होगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तीसरा है, हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है और इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए, ये बात ठीक है। चौथा ही कह रहा है नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है, तो भाई ये तो गलत है, और कौन करेगा फिर, ताऊ करेंगे क्या, तो ये गलत है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा मजबूत तर्क हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर लें, बाकी आप कल तक का वेट करें, कल तक हमारी टीम जो है इसको सोल्व करा देगी सारे मैथ के क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 38,200। नेक्स्ट 102 का आंसर है आपका 78। 103 का आंसर है 103 का आंसर है आपका बी 21। 104 का आंसर है आपका 209। 105 का आंसर है आपका ये दक्षिण पूर्व दक्षिण बी। 106 का आंसर है 106 भी डिलीट कर दिया गया था। 107 क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो एक दो दिन का वेट करें आप। इसका आंसर है 2055। 108 का आंसर है डी। 109 का आंसर है आपका ए 24,000। 110 का आंसर है आपका 720। 111 का आंसर देख लेते हैं। 111 का आंसर है आपका बी, केवल 2 स्टेटमेंट ठीक है। 112 का आंसर है आपका 112 का आंसर है डी। इन्हें सोल्व कर सकते थे बट ये है कि अब आपको सभी सोल्व करा दिया जाएगा। 113 का आंसर है आपका ये सी। 114 का आंसर है 114 का आंसर है बी यानी कि 11। तो एक बार देख लो इसको। 115 का आंसर है आपका ए। 116 का आंसर देख लेते हैं। 116 का आंसर है आपका बी। 117 का आंसर देख लेते हैं। 117 का आंसर है आपका बी। 118 का आंसर है आपका ए। 119 का आंसर है आपका बी। अब देख लेते हैं समसमायिकी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको समसमायिकी ना हमने आपको करा दिया घटना चक्र की करंट अफेयर दृष्टि वाली मैगजीन, जो पूरे साल की है 2022 से 23 तक। तो उसमें सारे अपने अवार्ड वगैरह सब कुछ कवर करा दिया। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बस इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति कुमार भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1953 में कराईकुडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की कौन सी बात गलत है? तो ये दूसरी बात गलत है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांच दवाई परामर्श निःशुल्क की जाएगी। क्लियर? तो ये बात गलत है। कितने दिन का है? देखिए उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद। 5 दिन की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। कौन सा वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कब की गई थी? 2019 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरेगा? तो कहाँ से? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा ये। चलिए नेक्स्ट है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया है, भारत का क्या स्थान है इसमें? नेक्स्ट है, देखिए अभी अगर 2023 की बात करें तो इसमें कितना है? 126 है। कितना? हैप्पीनेस में भी 126 है और पीस में भी 126 रैंक है भारत की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन बजट में भारत के रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था? कब? 2017-18 के बजट में अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2000, इसमें ये तो बंद कर दी गई है, इसका कोई फायदा नहीं है, 63 रैंक थी इसमें। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन थी? तो ये थी आपका विश्व बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पुराना करंट का क्वेश्चन है, अभी हमें नए का देखना है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन खिलाड़ी भारतीय भाग थे। हमें करंट का इसमें देखना, अभी पुराना नहीं देखना है इसमें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020, करंट का हमने देखना है, अभी पुराना हो गया है। नेक्स्ट है इटली ने किस देश के साथ हराकर ये UEFA 2020 जीता है। तो करंट का क्वेश्चन है। आप ये देखो कि राजस्थान के बाहर के कितने क्वेश्चन हैं, जो राजस्थान स्पेसिफिक करंट के कितने क्वेश्चन हैं। राजस्थान स्पेसिफिक के करंट के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, बस ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जहाँ से आप पढ़ते हैं मैगजीन पढ़ें। बाकी इसमें अगर आपको देखना तो घटना चक्री करंट अफेयर मैगजीन को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कवर किया हुआ है उसमें। नेक्स्ट है कौन मैराथन बार लीडरशिप इन कम्बैक्ट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है। तो करंट का जो भी पुस्तक रही है वो देखनी है। नेक्स्ट है पुस्तक संस्कृत री सनातन डीट के लेखक कौन है, करंट में जो रही है वही देखेंगे। अभी इसके लेखक कौन थे, भवर सिंह सामोर थे। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू किया गया था। तो ये 2019 में दिसंबर में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सिल्वर पदक जीता है। तो कौन सा, अभी जो भी करंट में रहा है वो देखा है, इसका पुराने का देख का कोई फायदा नहीं है। कॉलेज विद्यार्थी को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। उस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम था माई बुक लो ऐप। नेक्स्ट है ये तियानवेन-1 क्या है, तो ये चीन का अंतरिक्ष यान था। तो जिस टाइम पर करंट में रहता तब ये देखना था, अभी देख के कोई फायदा नहीं है, ये भी करंट में थे। चलिए नेक्स्ट है टाइम मैगजीन की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो हमें जो भी करंट में है वो देखना है, अभी 2023-24 का। नेक्स्ट है मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये निकाली गई थी FAO और WFP के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है WHO की नाजिब मिकीती कौन है। तो ये कौन थी, ये थी लेबनान की प्रधानमंत्री। बट अभी करंट में जो है वो देखना है। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी। ये 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की यहाँ पर न्यूनतम पेंशन देने का प्रावधान था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी कौन है। तो इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तरदायी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि कब शुरू की गई थी। तो दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी ये। नेक्स्ट है पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति से आयात की निर्बाध आपूर्ति की सुनिश्चित करने में मदद करता है। पहला ठीक है, यह 5 देशों की एक पहले, इनमें भारत एक है, तो ये बात गलत है। दूसरी तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। क्लियर है। ये 3 देशों की कौन कौन है, इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निर्यातक बनाने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है किसके द्वारा। ये रिको द्वारा, किसके, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है कि भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया है। तो राजस्थान के भालोजी से प्रारंभ किया। देखिए अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन आए राजस्थान स्पेशल के करंट अफेयर के, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है धोलावीरा गुजरात में हाल ही में खबरों में रहा था, जो क्या था, तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये उस टाइम पर करंट में था। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम था। किससे रिलेटेड था, ये था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, मतलब उससे रिलेटेड था, पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्या था, ये सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने का अधिकार देता है। ठीक है। तो देखिए ये हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कहाँ से 1992 से लेकर 2021 तक के हमने पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो उसके साथ में ही हम दिशा पब्लिकेशन के 32 ईयर के और पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ से कम भी ना तो आपको 20 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से 100% मिल जाएंगे। कहाँ से, जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है। 20 क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। और 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको PYQ से, जो अभी आपने 92 से डिस्कस किए हैं। बाकी तीसरे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से जो हमने डिस्कस किया पूरे साल का। तो देखिए 20 यहाँ से, 10 यहाँ से, 30 और 20 50 क्वेश्चन तो हमारे आपके यहाँ से ही हो गए।
उसके बाद में जो हम टेस्ट सीरीज़ कराएंगे, टेस्ट सीरीज से 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 60-70 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग का वो हम कराएंगे, मैथ रीजनिंग से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे मैथ रीजनिंग से। तो आपके 80 नंबर का हमने अभी तक ये कंप्लीट करा दिया है समझो। बाकी और जब तक पेपर होगा आपका कम से कम 120 प्लस का हम करा देंगे। तो इसमें से अगर आपके 100 मार्क्स भी आए थे, 100 क्वेश्चन, तो आपका 100% पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।